सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th में साइंस, और इसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये अध्याय 1 का हमारा पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में आज हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारे 5 प्रकार है। पहला है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है वियोजन या अपघटन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है द्विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, और 5वें नंबर पे है उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। मतलब वो जिस तत्व के परमाणु है उसी में ही रहेगा। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल्स में भी काफी अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, जिसको हम लोग अभी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना देता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं यानी CaOH2, है ना। अब देखिए, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जो पहला जो मेरा है वो है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक, मान के चलिए 1 और 1 2, इधर ये एरो के इधर के क्या होता है? अभिकारक होता है। मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए ठीक है, दोनों मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण किया तो ये कहलाया संयोजन अभिक्रिया, है ना। यानी 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना दे, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये जो एकल उत्पाद हमको प्राप्त हुआ, ये था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन। तो दो ही है तो अभी तो कॉम्बिनेशन होगा, तो 2 मिलकर के एक बना देता है, तो इससे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए एक और चीज, क्या आपने अपने घर में दीवारों पर जो चूना से पोचारा या पेंट करते हैं उसको जो सफेदी आप लोग देखते हैं कैसे आता है? चलिए हम लोग इसको डालते हैं। जानिए आप कि देखिए ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करके जो दीवार पे जिस पे पेंट किया गया है, ठीक है, दीवार पे ना कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली जो परत है उसको चढ़ा देते हैं। जब हम लोग चूना से ना दीवार की जो सफेदी के लिए हम लोगों ने पेंट कर दिया है यहाँ पे, तो ये क्या कहता है? किसके साथ? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार जो है ना, ये दीवार, इस पर ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत बना देता है। और सफेदी करने के लिए मतलब 2-3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवार में चमक आ जाती है ना। इससे दीवार में चमक आ जाती है। अब देखिए CaCO3 ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देख रहे हैं, ये संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है ना। किसका? संगमरमर का। और संगमरमर कैसे बनता है? जब आपका क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम पे, चूना पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, ठीक है, तो ये रूपांतरित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और किसमें चेंज होता है? संगमरमर में। तो ये रूपांतरित चट्टान भी है संगमरमर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। देखिए कुछ संयोजन अभिक्रिया के हम लोग उदाहरण देखिए, जैसे ये कार्बन हो गया और ये है ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या? कोयला, और ऑक्सीजन दोनों का जब दहन हुआ तो CO2 मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मिलकर के एकल उत्पाद। दूसरा चीज देखिए, H2 है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों को मिलाइए तो अब आप मिल जाएगा आपको जल, ये भी एकल उत्पाद, और ऊष्मा भी इससे निकलेगा,
ठीक है। तो ये भी एकल उत्पाद हो गया, जल का निर्माण। तो ये जो चीज है ये कहलाया हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो इसी संयोजन अभिक्रिया को जब हम करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा उससे उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, यानी एक्सोथर्मिक। यानी कि जैसे कहा जाता है प्राकृतिक गैस का दहन अगर कर रहे हैं तो वो भी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। साग सब्जी श्वसन कैसे, आप देख लेना, आप सांस लेते हैं, जब उसको नाक से छोड़ते हैं तो अपने हाथ को आगे ले जाइए, और नाक से जब सांस छोड़ते हैं तो आप देखिए उसको, तो उससे आपको गर्म थोड़ा सा महसूस होगा, लगेगा। तो उससे आप मतलब पता कर सकते हैं कि हाँ चलो इसमें ऊष्मा तक का तो लग रहा है। तो ये भी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ये है ना। तो प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, श्वसन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, साग सब्जियों का विघटन हो गया, है ना, जो कंपोस्ट बनाया जाता है, जो खाद बनाया जाता है, ठीक है। तो जब उसका विघटन होता है, जब उस सड़ता है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ी सी गर्म सी आपको महसूस होगी, तो ये कहा जाता है। तो अगर आगे आपको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है तो आप उसको लिखने के कंडीशन में आप हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या आप एक जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से, है ना। और पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। पहले तो जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो अपने आप दांत से उसको पीसते हैं, काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हैं, आलू, ब्रेड, कुछ भी खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट टूटने से ना ग्लूकोज बन जाता है ना। जब छोटे छोटे एकदम उसके रूप आ जाएंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मिल करके ऊर्जा प्रदान करता है। तब हम देखते हैं आप खाने के बाद, खाना खा लेने के बाद कुछ देर के बाद आप में ऊर्जा आ जाती है। जब तक आप खाना नहीं खाते हैं, आपको भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो आपको लगता है कि वो अब मेरे शरीर में कुछ है नहीं, ऐसे गिर जाएंगे वगैरह, ठीक है, तो उससे ऊर्जा प्रदान होगी। ये जो सारी जो क्रियाएं हुई, अभिक्रियाएं हुई, इसी का नाम श्वसन है ना, इसी का नाम श्वसन है। तो श्वसन केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग जो सांस ले रहे हैं इसी से उसको कहा जा सकता है। एक और चीज देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग है, संयोजन अभिक्रिया। तो एक तो हम लोग ऊष्माक्षेपी पढ़े थे, देखिए यहाँ पे आप देखिए ऊष्माक्षेपी है ना रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है, शोषी का अर्थ है ऐसे प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण कर लेते हैं। ये ऊष्मीय जो ऊर्जा है ना उसका शोषण कर लेता है। तो जब शोषण कर लेता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, अब जो हमारा है दूसरा जो पॉइंट है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। यह क्रिया प्रायः उत्क्रमणीय होती है। अब देखिए, दो अभिकारक मिल करके, है ना, एक उत्पाद बनाता था, ठीक है, तो उसको तो संयोजन की है। लेकिन वियोजन में क्या हो रहा है, एक अभिकारक है और उससे अलग अलग उत्पाद बने, यानी एक से अधिक उत्पाद अगर बन जाए तो उसको बोलते हैं वियोजन। हो गया, तो संयोजन और वियोजन एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इसी का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। कहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जैसे कोई चूना पत्थर बोल रहे हैं, है ना। और आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं तो संगमरमर भी आपको याद आ रहा हो। अगर इसमें ऊष्मा दे दिया गया तो ये क्या कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये दोनों निकल जाता है। तो एक अभिकारक से दो उत्पाद हमारे मिल गए, यही कहलाते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन ऊष्मीय अभियोजन कहते हैं। अगर इसमें ये ऊष्मा काम की, ऊष्मा इसमें दिया गया, जैसे पिछले बार भी आप देखे थे, ठीक है, तो अगर वियोजन, ऊष्मा वियोजन कहते हैं उसको, है ना। जैसे लेड नाइट्रेट है, ये PbNO3, है ना। तो ये जो है लेड नाइट्रेट है, इसमें ऊष्मा दे दिया गया, गर्मी दिया गया, लौ दिया गया उसमें, तो ये टूटा, टूटने के बाद बना लेड ऑक्साइड,
PbO, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, O2 भी बना, है ना, ऑक्सीजन में के रूप में भी निकल गया। तो ये था भूरे रंग का धुआं। अगर आप उसको प्रैक्टिकल जब करेंगे या प्रैक्टिकल वाले सीरीज में जब हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे भूरे रंग का एक धुआं है जो पूरे के पूरे तरीका से निकलता है जब लेड नाइट्रेट पर उष्मा दिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वियोजन अपघटन। इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हटा दे रहा है। विस्थापन मतलब उसको हटाना। अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ध्यान रखिए, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है। तो जैसे ए और बी और सी ये दो मिले, है ना, अभिकारक, हमारा उत्पाद बना। तो उत्पाद जब बनता है तो क्या होता है, बी यहां से एक्सट्रैक्ट हो गया, निकल गया पी इधर, और ये ए और सी दोनों मिल गया यहां से यहां, तो इसे बोला गया विस्थापन अभिक्रिया। है ना, क्लियर। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब आपको पहले जानना होगा कि जो भी हमारे पास तत्व है वो कितना मतलब अभिक्रियाशील है ना, उसमें कितना पावर है। तो देखिए, पहले ध्यान रखिएगा, पोटेशियम एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी जनरल कंपटीशन वगैरह के लिए भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद देखिए सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, है ना, और हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो एक जो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे वो समझ लीजिए पहले यहीं पे आप लोग। ये देखिए, ये है जिंक, इसको ध्यान रखिएगा। ये है कॉपर, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो जिंक और कॉपर, तो ज्यादा दोनों में कौन रिएक्टिव होगा, अभिक्रियाशील ज्यादा कौन होगा, जिंक होगा। ऊपर है ना, नीचे लिस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम, मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा। तो ऊपर से नीचे जैसे ही ये बढ़ते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। तो ये जो कॉपर है, ठीक है, ये हुआ हमारा कम और जिंक से। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जिंक कॉपर की अपेक्षा भी अधिक क्रियाशील तत्व है। अभी हम लोगों ने देखा, वो कॉपर को उसको यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए, हम लोग अभिक्रिया में जिंक लिए हैं और कॉपर सल्फेट लिए हैं। ये जब दोनों को लिए हैं तो ये इससे रिएक्शन किया है। जब रिएक्शन किया है ना, तो क्या किया, कॉपर को हटा दिया, है ना, और SO4 को ये अपने साथ ले लिया। तो जब देखिए, ये जिंक क्या किया, इसको Cu को हटा दिया। क्यों, क्योंकि इस कॉपर से ज्यादा ये था, है ना, क्रियाशील, तो इसको हटाया, इसके साथ जुड़ गया। और देखिए Cu, तो आया हमारा कौन, ZnSO4, जिंक सल्फेट मिल गया हमको, और Cu को बाहर कर दिया ये, क्योंकि इससे कम अभिक्रियाशील था, इसको बाहर निकाले। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, हो गया क्लियर, बढ़िया। अगर अब देखिए, कहता है द्विस्थापन अभिक्रिया, बहुत सिंपल है याद करना कि देख रहे हैं एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना, आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, है ना, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे आप देखिए, ए और सी आर द, देखो ये पॉजिटिव आयन मान के चले, ए एंड सी ये पॉजिटिव है। अब देखिए, बी और डी ये निगेटिव है, बी निगेटिव, ये निगेटिव। तो जब इसको रिएक्शन कराया गया तो सी बी से जुड़ गया, सी और बी जुड़ गया, सी बी जुड़ गया। तो सी क्या था हमारा, पॉजिटिव, अभी क्या था, निगेटिव, प्लस ए क्या था, पॉजिटिव, और डी क्या था, निगेटिव, है ना। तो ये एकदम अदला बदली हो गया, इनका चेंज हो गया। ठीक है, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों लेवल पे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों लेवल पे द्विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है ना। अब देखिए, जो हमारा लास्ट जो था वो था
उपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या अभिक्रिया के समय, क्या जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो कहा जाता है उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से आपको आया ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हुआ है। और इलेक्ट्रॉन की हानि भी उपचयन कहलाती है, यानी ऑक्सीजन है ना की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन की हानि, किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ऑक्सीजन आ गया, वृद्धि हो गई, तो ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं उपचयन। ध्यान रखिए, फिर से मैं बोलता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है ना, उपचयन, वृद्धि हो गई अगर ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन की हानि हो गई तो ये कहलाएगा ऑक्सीडन, ठीक है, यानी उपचयन। लेकिन अब देखिए एक और चीज देखते हैं हम लोग, लेकिन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो गया। तो आपका क्लियर हो गया, जब बढ़ गया अपचयन, है ना। यहां पे देखिए, पहले आप यहां देखिए, उपचयन कब हुआ, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। दूसरा चीज कि यहां पे जब ऑक्सीजन की ह्रास हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या कहा, अपचयन। तो अप और उप में अंतर आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, जब अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो उसका कहते हैं अपचयन हुआ है, ठीक है। वैसा ही कहता है कि अगर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड अगर ले लिया जाए तो काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, क्योंकि देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के यौगिक से बना है, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना। तो जो है ना कॉपर, सॉरी ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनते हैं, ठीक है। यदि इस गर्म पदार्थ COU के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए, है ना, हाइड्रोजन गैस प्रभावित अगर कर दिया जाए किस पे, कॉपर ऑक्साइड पे, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। लीजिए आप, है ना, अगर COU पर, है ना, H2O प्रभावित कर दिया जाए तो Cu और H2O इसमें अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है। अब क्या हुआ, अब कॉपर भी अलग हो गया, हाइड्रोजन भी अलग हो गया, है ना। तो सतह पर क्या होती है, काली परत भूरे रंग की हो जाती है ना। तो ये हम लोगों ने समझा पूरा पांचों का पांचों प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझा। और देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमारा लास्ट होगा अध्याय 1 का, जो नेक्स्ट वीडियो होगा रेडॉक्स, इसमें हम फाइनल करेंगे चैप्टर 1 को। तो मुझे आशा है कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।